एमए योग विज्ञान विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो उनका फर्स्ट पेपर है योगा थेरेपी, उसमें आज मैं आप सबको उच्च रक्तचाप की यौगिक चिकित्सा कैसे करते हैं इसके संबंध में बताने वाला हूं। और उच्च रक्तचाप रोग होता क्या है इसके संबंध में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से अधिक हो गया है और स्थायी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज अधिक हो गया है और 2 दिन के लिए फिर कम हो गया है, उसे रक्तचाप का रोगी नहीं माना जाएगा। जिसका लगातार ज़्यादा बना रहता है उसी व्यक्ति को हम कह पाएंगे कि ये उच्च रक्तचाप का रोगी है। यह एक बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम है जो कि इंसानों के हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क और आँखों पर भी प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस रोग में यदि लापरवाही की जाए तो मनुष्य की जान भी चली जाती है। यह भी डायबिटीज़ की तरह ही साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे से मनुष्य के शरीर में यह रोग उत्पन्न होता है, मनुष्य को पता भी नहीं चलता, और जब इसके लक्षण बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं तब मनुष्य इस बात की जांच करवाता है कि क्या हुआ है। तब उसे इस बात का पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। नियमित जांच कराने पर जब वो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति लगातार बनी रहती है तब उसको हाई ब्लड प्रेशर का रोगी मान लिया जाता है। यह रोग होता क्यों है, अब इस बात पर भी चर्चा करते हैं। शरीर की धमनियां जब स्वस्थ होती हैं तो वो पर्याप्त रूप से लचीली भी होती हैं, उनके रोम छिद्र भी खुले हुए होते हैं अंदर की ओर से। जहाँ ब्लड जो है ऊतकों के साथ, टिश्यूज़ के साथ में बहुत सारे जो अपने साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले जाता है उनका आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से करता है। तो जब स्वस्थ होती है, लचीली होती है और आंतरिक छिद्र उसके खुले हुए होते हैं तो हृदय को उतना दबाव नहीं लगाना पड़ता रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। परंतु मनुष्य अपना खान पान खराब करता है, अधिक घी का सेवन करता है, बहुत ही खराब सी स्थिति की जीवन शैली जीता है, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण उसकी धमनियों के अंदर की ओर उसकी एक परत जमने लगती है, जिससे उसकी जो धमनियां हैं उनका लचीलापन खत्म होने लगता है और जो छिद्र हैं वो भी बंद हो जाते हैं, जिससे हृदय के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है और यहीं से ही उच्च रक्तचाप की समस्या का आरंभ हो जाता है। यह भी देखने में आता है कि जिसको उच्च रक्तचाप की समस्या है उसको कुछ ना कुछ मधुमेह की समस्या भी रहती है। ब्लड में शर्करा की मात्रा जब अधिक हो जाती है और उधर कोलेस्ट्रॉल जब अधिक हो जाता है तभी धमनियों के अंदर भीतरी परत में वह परत जमनी शुरू हो जाती है, चिपकनी शुरू हो जाती है। इसकी जांच बीपी मॉनिटर से करते हैं। पहले तो स्पेक्ट्रोमीटर से मैनुअली की जाती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए हैं जिसमें सेल लगते हैं, इन्हें हम बीपी मॉनिटर बोलते हैं। इसमें जब हम किसी की रक्तचाप की जांच करते हैं तो वह अपनी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता है जो mmHg में होते हैं। ब्लड प्रेशर जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है वो 80/120 होता है, जो नीचे का है वो 80, जो ऊपर का है वो 120। जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक बोला जाता है और जो नीचे का होता है उसको डायस्टोलिक बोला जाता है। अगर व्यक्ति को हम उच्च रक्तचाप ना कहते हुए रक्तचाप की अभी बात करें, व्यक्ति को अगर सिंपल रक्तचाप है, सामान्य है, तो उसे 80/120 तक माना जाएगा। नीचे वाला अगर 85 हो जाता है और ऊपर वाला 129 तक हो जाता है तब भी हम उस मनुष्य को
सामान्य ही कहेंगे। परंतु सामान्य में भी एक उच्च सामान्य वाली स्टेज है, जिसमें ऊपर वाला सिस्टोलिक जो बीपी है वो 130 से 140 के बीच में अगर है तो उसे उच्च सामान्य के अंतर्गत रखते हैं, और जो नीचे वाला है वो 85 से 90 के बीच में अगर है तो भी उसे उच्च सामान्य की स्थिति में रखा जाता है। यदि इससे ज़्यादा बीपी आता है, 140 प्लस में आता है, उधर 90 प्लस में आता है, तो उसे हम उच्च रक्तचाप का रोगी मान सकते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए 1 हफ्ते के लिए लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार हम बीपी की रीडिंग लेते हैं, उसे कागज़ पर नोट करते रहते हैं, और 1 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि किस दिन घटा है, शाम को घटा है या सुबह को घटा है, या क्या स्थिति रही है, लगातार ऐसा बना हुआ है। तब उसके बाद हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हो गए हैं या अभी आप संभल सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम सॉल्व आउट अगर बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो हम देखेंगे। सिर दर्द होना और सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहना, विशेषकर सुबह के समय। किसी व्यक्ति में डर या चिंता रहना, सिर चकराना, सर में खालीपन महसूस देना, उदासीनता या विषाद की स्थिति, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक असंतुलन, अपने आप को असहज महसूस करना, सांसों का फूलना, रात में नींद न आना, चक्कर आना, घबराहट होना, और गर्मियों में कभी कभी खून भी आ जाना। ये सभी, इनके अतिरिक्त भी और भी लक्षण हो सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य लक्षण है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं बीपी की कोई समस्या तो नहीं है। और लक्षण देखने के बाद हम उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो भी हमारे सामने आंकड़े आते हैं उसके अनुसार हम उसके उच्च रक्तचाप की स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसके कुछ कारण भी होते हैं। वो कारण वंशानुगत भी हो सकते हैं। अगर किसी के मदर फादर को भी हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके बच्चों को भी 30% अधिक चांसेस हो जाएंगे ब्लड प्रेशर की समस्या होने के लिए। उम्र भी इसका दूसरा कारण है कि 40 से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें बीपी की समस्या आजकल प्रायः देखने में आ रही है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें भी बीपी की समस्या हो जाती है। जो अधिक वसा युक्त भोजन करते हैं, कि मक्खन भी खा रहे हैं, साथ में सब्जी में घी भी डाल रहे हैं, परोठे भी खा रहे हैं, टेस्ट का तो पूरा ज्ञान है पर कैलोरीज का ज्ञान नहीं रखा जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी बीपी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसकी जीवन शैली खराब है वह व्यक्ति भी ब्लड प्रेशर की रोगी हो सकते हैं। जो लोग अत्यधिक मद्यपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वह व्यक्ति भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो सकते हैं। मोटापा भी इसका एक कारण है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो, उनमें अगर असंतुलन हो गया है तो वह भी डिसऑर्डर उत्पन्न करती हैं बॉडी के अंदर। उससे भी मनुष्य को बीपी की समस्याएं होने लगती हैं। जो मांसाहार करते हैं उन्हें भी इसकी समस्या हो जाती है, और जो अत्यधिक नमक का प्रयोग करते हैं उन्हें भी यह समस्या उत्पन्न होती है। उच्च रक्तचाप वर्तमान में एक महामारी की तरह ही है, क्योंकि अधिकतर यही देखने में आ रहा है कि 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों में यह रोग अब आम बात हो गई है। इससे उच्च रक्तचाप की जब लापरवाही की जाती है तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। ब्रेन हैमरेज में मनुष्य के जो मस्तिष्क में ब्लड पहुंचाने वाली धमनियां हैं उनमें दबाव पड़ता है और वो अंदर ही फट जाती हैं। मस्तिष्क के अंदर खून भर जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है और मनुष्य कोमा में चला जाता है। 2-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या वो वेंटिलेटर पर रहता है।
इसकी ब्रेन हेमरेज की संख्या आजकल लगातार बढ़ रही है, इसीलिए उच्च रक्तचाप के रोगियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सचेत रहना होगा और समझदारी के साथ अपना जीवन यापन करना होगा। आइए अब देखते हैं कि उच्च रक्तचाप की यौगिक चिकित्सा में हम क्या क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्लड प्रेशर का रोगी लिया है जिसकी आयु 40 वर्ष है। उनका बीपी 140 और 100 है, 100 है। मधुमेह भी इनको है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि मधुमेह रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी सामान्यतः कॉमन ही होते हैं। 100 में कोई 10 केस ही ऐसे होते हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप तो है लेकिन मधुमेह नहीं है। मधुमेह इनका 154 है और बाकी इनका जीवन सामान्य है। और ये जो कार्य करते हैं, इनकी जो जीवन शैली है वो दुकानदारी है, यानी कि पूरे दिन ये बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा शारीरिक कार्य इनका नहीं है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो हम रिकमेंडेशन भेजते हैं यौगिक चिकित्सा की, वो इस प्रकार रहती है, जिसमें षटकर्म में हम इन्हें जलनीति कराते हैं। जो गर्म पानी होता है उसमें जो नमक का प्रयोग करते हैं, इसमें नमक, सेंधा नमक डाला जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, और सप्ताह में 2 बार हम इन्हें कराते हैं। आसन हम इन्हें संधि संचालन आसन कराते हैं, जैसे ग्रीवा संचालन आसन है, माइक्रो वाले हैं, सूक्ष्म वाले हैं, वो कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। भोजन करने के बाद इन्हें वज्रासन करने की सलाह दी जाती है। सुबह में थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद इन्हें शवासन भी रिकमेंड किया जाता है। सूर्य नमस्कार भी इन्हें रिकमेंड किया जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार के साथ कुछ शर्तें होती हैं कि किसी भी एक पोज में 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा ना रुके, और जो खासकर आगे झुकने वाले आसन हैं उसमें तो बिल्कुल भी ना रुकें, क्योंकि आगे झुकने से ब्लड का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कुछ बैठ के करने वाले आसन जैसे वक्रासन है, अर्धमस्तेंद्र आसन है, तितली आसन है, ये किए जा सकते हैं। और इन्हें हम भुजंगासन और उष्ट्रासन भी करवा सकते हैं। प्राणायाम में हम इन्हें भ्रामरी, शीतकारी, उज्जाई और नाड़ी शोधन प्राणायाम आराम से करा सकते हैं, वर्तमान की स्थिति में जैसे गर्मियाँ चल रही हैं। बंध हम प्रारंभिक अवस्था में उच्च रक्तचाप के रोगी को बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, क्योंकि बंध बिना कुंभक के नहीं लगाए जाते हैं, और कुंभक उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए निषेध है। ऐसे ही वो आसन जिसमें सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं, वह सभी आसन भी उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए निषेध हैं। आहार इन्हें सात्विक लेना चाहिए, मिताहार के रूप में लेना चाहिए, और वसा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जीवन शैली इन्हें सामान्य जीवन शैली लेनी चाहिए, समय से उठना और समय से सोना, समय से खाना, समय से अपने कार्य करना, यौगिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। और भी कुछ विशेष बातें हैं जो उच्च रक्तचाप के रोगियों को ध्यान रखना चाहिए, और वो आपको योग चिकित्सा के दौरान उन्हें रिकमेंडेशन भी करनी चाहिए कि नमक का प्रयोग कम से कम करें, धूम्रपान, मांसाहार, मद्यपान आदि छोड़ दें, अपने मोटापे पर नियंत्रण करें, जीवन शैली को साधारण बनाएं, बहुत तेज तर्रार या भागदौड़ वाली ज़िंदगी से बचें, मैदे से बने खाद्य पदार्थों को खाना छोड़ दें, रक्त दाब की नियमित जांच कराएं, प्रातः ताज़ी हवा में टहलने से इनके फेफड़ों में ताज़ी हवा पहुंचेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उससे इनके मन में प्रफुल्लता आएगी। साथ ही ये सभी यौगिक चिकित्साएं इन्हें योग विशेषज्ञ के निर्देशन में ही लेनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को उच्च रक्तचाप की समस्या समझ में आई होगी और उसकी यौगिक चिकित्सा कैसे करते हैं ये भी समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।